हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बीए, बीएससी, बीकॉम वाले बच्चे हैं, थर्ड सेमेस्टर वाले हैं, तो उनको पढ़ना है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, जो कि एईसी पेपर के अंतर्गत आता है। तो इसको देखेंगे हम लोग। इसके 2 वीडियो ऑलरेडी हमने करा रखा है। इसके एक तरह से इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करा दिए हैं, इसके सिलेबस को कंप्लीट करा के रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए सिलेबस का अगला जो पार्ट है उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यहीं से मेन चीजें शुरू होगी और धीरे धीरे उसको हम लोग बारी बारी से खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहली बात, जो फर्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ बताए थे उसमें आपको बता दें, आपदा 2 तरह के आपको बताए थे। आपदा के 2 प्रकार बताए थे, प्राकृतिक आपदा और दूसरा बताए थे मानव जनित आपदा। पहला था प्राकृतिक आपदा, जिसको बोलते थे नेचुरल, क्या बोलते थे, डिजास्टर, ठीक है। तो आज हम लोग प्राकृतिक आपदा के ही पार्ट को देखेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में मानव जनित आपदा के बारे में हम लोग समझेंगे, बट यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर के बारे में समझेंगे। इसके पार्ट को देखेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले प्राकृतिक आपदा है क्या, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए, यानी कि 1 मिनट में उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ते हुए चलेंगे। तो देखिए, प्राकृतिक आपदा वे आपदाएं होती है जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, यानी वह स्वतः हो जाता है। यानी कि देखिए, भूकंप है, सूखा है, बाढ़ है, ज्वालामुखी है, ये सब पर कोई इंसान का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना ही उसका कोई पकड़ है, वो स्वतः अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, प्राकृतिक आपदा, जिसको नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि नेचुरल डिजास्टर वो है जिसमें इंसान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वो नेचुरली खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, और वैसे डिजास्टर को ही आपको पढ़ना है आज के वीडियो में। तो इसमें देखिए, बाढ़, सूखा आपको नहीं पढ़ना, आपके सिलेबस में नहीं है। भूकंप आपको पढ़ना है, चक्रवात पढ़ना है, और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सुनामी, ज्वालामुखी ये सब होता है, बट ये आपको नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है बाढ़ है, उसके बाद भूकंप है और चक्रवात पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब बाढ़ से शुरू हो जाते हैं हम लोग। फ्लड किसको कहते हैं? आखिर बाढ़ की स्थिति आपने देखी होगी, बिहार में देखा होगा आपने, कुछ समय पहले बाढ़ आया था और आते रहता है बिहार में। कोसी वाला जो बेल्ट है बिहार का, वहां पे आप देखिएगा बहुत ज्यादा बाढ़ आता है। इसका रीजन है ना कि यहाँ पे जल की मात्रा नदियों में जब बढ़ जाती है ना, वही बाढ़ का रूप ले लेता है। जैसे कि आपको समझना हो तो इस तरह समझिए। मान लीजिए ये आपका पहाड़ है, ये हिमालय की चोटियां हैं, या कोई भी पहाड़ है, उसके इर्द गिर्द से मान लीजिए इधर से नदियां निकलती है। ये नदियां जब चलती है तो सालों भर इसमें पानी का नियत धारा रहता है, एक जैसा रहता है। बट कभी कभी क्या होता है, जब ये पहाड़ जो है, इसमें जो है जल का मात्रा, यानी कि कहिए तो इसके ऊपर जो हिम होता है या बर्फ होता है, वो जो पिघल के नदियों में आ जाता है, उसका पानी, यानी हिम का पानी, बर्फ का पानी जो है नदियों में आ जाएगा, तो नदियों में जो है ना फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। उसके अलावे बारिश जब होता है तो बारिश होने की वजह से भी जल स्तर नदियों का बढ़ता है। और यही जब नदियों का जल स्तर, ये नदी से जब जल बाहर निकलकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैल जाता है, यानी कि कहिए तो मैदानी इलाके में चला जाता है, तो यही बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। इसी तरह से इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए, समझिए इसको, बाढ़ आखिर है क्या। नदियों में या फिर जल स्रोतों में जब जल का स्तर अचानक या फिर अस्थायी रूप से बढ़ जाता है ना, तब, और वह स्थिति भूभाग में जब जलमग्न कर देता है। यानी कि देखिए, नदियों में जब जल का स्तर बढ़ेगा, या फिर कोई जलाशय है या फिर कोई अन्य जल के स्रोत है, वहां पे जल का स्तर, यानी कि पानी पूरा भर गया, मान लीजिए, जब पानी वहां पूरा भर जाएगा, उससे क्या होगा, मान लीजिए ये कुआं है, आपको इस तरह समझना है, ये मान लीजिए कुआं है, कुआं में पूरा पानी भर गया, तो पानी उसके बाद क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो बाहर के एरिया में भी ये फैल जाएगा सब जगह, जैसे कि बाहर में भी फैलेगा। तो बाहर में जब फैलेगा और बहुत ज्यादा मात्रा में अगर फैल गया, तो क्या होगा, उसके अगल बगल में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि पूरा पानी से भर जाएगा, घर द्वार में सब जगह पानी फैल जाएगा या अंदर होने लगेगा। तो यही स्थिति जो है ना फ्लड की होती है, यही बाढ़ कहलाता है, ठीक है। जब जल का स्तर बढ़ जाता है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है, तो वो बाढ़ की स्थिति को उत्पन्न करता है, ठीक है। अब आप समझ गए कि बाढ़ क्या है। अब देखते हैं हम लोग बाढ़ के क्या क्या कारण होते हैं, यानी कि कौन वजह है या कौन कारण है जिसकी वजह से बाढ़ आता है, ठीक है। तो पहला कारण देखिए, अत्यधिक वर्षा, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश जब होता है ना, तो वह भी बाढ़ का एक रूप ले लेता है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा बारिश जहां भी होता है, वो एक तरह से बाढ़ का रूप धारण करता है, और वही बारिश या वही वर्षा हमारे लिए घातक हो जाता है। क्यों भाई? तो हमको लगता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है तो इससे खेती होगा, नहीं। जब वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, अत्यधिक होती है, तो वो पानी क्या होता है, जमीन पर खड़ा हो जाता है, यानी कि वो एक तरह से सोख नहीं लेता है जमीन, बल्कि वो जमीन के ऊपर ही रह जाता है। इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा हम लोगों को, मतलब हम लोगों की स्थितियां गंभीर हो जाती है और वो बाढ़ का रूप ले लेता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। जब भारी बारिश होती है, तब जल निकासी प्रणाली,
उसे संभालने में असमर्थ हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में बाढ़ आ जाता है, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा, नदी या जलाशय का जल स्तर बढ़ना, यानी नदियों में या जलाशयों का मतलब होता है ना बच्चों, जैसे कि बांध है या फिर नहर है, ये सब में जल का स्तर जब बढ़ जाता है तो यह भी कहीं न कहीं बाढ़ का रूप ले लेता है। तो इसको समझिए, नदियों या बांधों का जल स्तर जब अधिक हो जाता है ना, तो पानी जो आस-पास के क्षेत्र में फैल जाता है। यानी कि नदी है, जैसे कि ये आप देखिए, आपको समझाते हैं। ये मान लीजिए तालाब है, तालाब में जल इतना मतलब भरना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है? कि तालाब भर पानी हो। लेकिन अगर बारिश इतना हो जाए कि तालाब से भी पानी बाहर निकल कर दूसरी तरफ चला जाए, तो यही जो दूसरी तरफ जाएगा और दूसरे क्षेत्र को भी भर देगा, तो इसी को बाढ़ बोलते हैं, ठीक है? इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, ग्लेशियर का पिघलना, यानी ग्लेशियर के पिघलने से भी नदियों का जल प्रवाह जो है बढ़ जाता है और यह भी बाढ़ की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। ग्लेशियर वो होता है ना बच्चों, ग्लेशियर मतलब होता है कि वो बर्फ, ठीक है? अब इसको समझिए। ये मान लीजिए हमारा बड़ा-बड़ा पर्वत हमारे हिंदुस्तान में है, आप जानते हैं हिमालय पर्वत है। तो ये जो पर्वत है, पर्वत के ऊपर क्या है, ग्लेशियर हर हमेशा रहता है, ठीक है? यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक होती है और इस वजह से जल जो है ना, वो जमा हुआ यानी कि बर्फ के रूप में होता है। लेकिन जब हमारे पर्यावरण का जो टेम्परेचर है, वो ज़्यादा हो जाता है ना, तो ये सभी जो बर्फ है, ये पिघलने लगते हैं और पिघल के क्या होता है, धीरे-धीरे नदियों में प्रवेश कर जाते हैं और नदियों में जब प्रवेश करेंगे, तो आप खुद ही सोचिए ना, जल का स्तर जितना पहले था, उससे ज़्यादा बढ़ ही जाएगा और जब बढ़ जाएगा, तो यही तो बाढ़ का स्थिति उत्पन्न कर देगा। तो यह भी ध्यान में रखना है कि जब बर्फ जो पिघल के नदियों में आ जाता है उसका पानी, तो वह भी बाढ़ का रूप ले लेता है, ठीक है? फिर देखिए, वनों की कटाई, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वनों की कटाई जो निरंतर हो रही है, यह भी एक तरह से बाढ़ का कारण बन जाता है। तो देखिए, वनों की कटाई से क्या होता है, पेड़ की कमी के कारण भूमि पर जल धारण क्षमता जो है ना, कम हो जाती है, जिससे जल सीधे बाहर बहकर बाढ़ उत्पन्न करता है। यानी कि देखिए, अगर आप देखिएगा, वन यानी जो आप देखते पेड़-पौधा जो आप घरों के बगल में लगाते हैं, ये मान लीजिए आपके घर के बगल में एगो पेड़ है, ठीक है? ये मान लीजिए पेड़ है, इसके जड़ को आपने देखा होगा, जड़ बहुत अंदर तक रहता है। जब बारिश होती है ना, तो बारिश होने के कारण क्या होता है, ये सभी जल जो है ना, धीरे-धीरे जड़ों के माध्यम से नीचे चली जाती है, कहाँ पे? ज़मीन के अंदर। तो ये ज़मीन के अंदर इस पानी को सोखने में काम करता है, यानी सोखने का काम ये जो है पेड़ करता है। लेकिन यही पेड़ जब अगर अधिक मात्रा में काटा जाए, घास जो होते हैं, छोटे-छोटे पौधे, इन सबों को अगर काट दिया जाए, हटा दिया जाए, यानी वीरान कर दिया जाए, तो यह भी कहीं न कहीं बाढ़ का स्थिति को उत्पन्न कर देता है, ठीक है? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला कारण देख लीजिए, शहरीकरण। निरंतर आप देख रहे हैं कि शहरों का विकास हो रहा है, नए-नए शहर बन रहे हैं भारत में, नए-नए शहरों के साथ-साथ उद्योग धंधे भी लगते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है जानते हैं? शहर जब नया-नया बन रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि पुराने जो जंगल थे, यानी पेड़-पौधे थे, उसको काटा जा रहा है। उसको काटने के कारण क्या हो रहा है कि उन तमाम चीज़ों की जब कटाई हो रही है, उन तमाम चीज़ों की, तो उससे क्या होता है कि एक आप देखिएगा, जब पेड़-पौधा हट जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे जल जो अंदर जाता था पृथ्वी के अंदर, वो नहीं जाएगा। यानी वो तो ज़मीन पे ही रह जाएगा, खड़ा रह जाएगा। तो यानी कि वो जो सोर्स था एक तरह से पेड़-पौधा का जड़, जिसके माध्यम से जल नीचे जाता था, वो अब बंद हो जाएगा। तो यही बाढ़ का स्थिति को उत्पन्न करेगा। दूसरी बात ये भी होती है कि शहरों के विकास से क्या होता है कि आप देखिए, पेड़-पौधा कट जाता है, वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर जब हमारे वायुमंडल का बढ़ेगा, तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। तो यह भी एक कारण बन जाता है बाढ़ का, ठीक है? इसको भी ध्यान में रखिएगा। शहरों में अधिक निर्माण कार्य, सड़कों का निर्माण, जल निकासी को बाधित करता है, जिससे बाढ़ की खतरा उत्पन्न होती है। अभी एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि बाढ़ की खतरा ऐसा नहीं है कि यही सब कारण है, इसकी वजह से होता है। एक रीज़न यह भी बन जाता है बच्चों कि बाढ़ के लिए, कि मान लीजिए कि शहर है ना, शहर में जो है ना, ड्रेनेज सिस्टम का भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है। ये मान लीजिए शहर का एक रोड है, रोड के किनारे जो नाला होता है ना, तो नाले में आप देखिएगा बहुत ज़्यादा कूड़ा-करकट डला होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब बारिश होती है ना, तो यही नाले में सारे पानी एक जगह से जा नहीं पाते हैं और वही पानी जो है नाले से बाहर निकल जाते हैं और यह भी एक कहीं न कहीं देखिएगा, ये प्राकृतिक ना होकर ये देखिएगा मानव निर्मित आपदा का रूप ले लेता है, ठीक है? तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, एक और कारण था चक्रवात और तूफान, ठीक है? चक्रवात आप जानते होंगे, चक्रवात जो है साइक्लोन, ये बहुत तेज़ी से आती है और देखिएगा, जैसे कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आता है और जो हमारा जो तटवर्ती इलाका है भारत का, उन क्षेत्रों में तो जो चक्रवात का जो है ना, बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता भी है, जैसे उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ये सब इलाके में। जब यहाँ पे चक्रवात तेज़ी से आता है ना, तो उस जगह पे आप देखिएगा, महासागरों या सागरों का या फिर समुद्रों का जल जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है और ऊपर उठने की वजह से क्या होता है
कि वो जो है अगल-बगल की बस्तियों को डुबो देता है, यानी कि डुबा देता है, ठीक है? तो यह भी एक कारण बन जाता है, चक्रवात और तूफान भी, ठीक है? तो इतने कारण थे किसके? बाढ़ के। अब देखिए बाढ़ के कारण तो आपको बता दिए, अब इसके प्रभाव को भी देख लीजिए। तो बाढ़ के प्रमुख प्रभाव क्या-क्या है उसको देखिए। बाढ़ के कारण लोग डूब जाते हैं, ये तो आप जानते हैं, बाढ़ बहुत तेजी से आए तो लोग डूब जाएँगे तो उनको गंभीर चोट आएगी और कभी-कभी तो उनकी मौत भी हो जाती है। तो ऐसे में वो लोग घायल हो जाते हैं और यह भी एक तरह से कहीं न कहीं प्रभावित करता है हमारे जनजीवन को, ठीक है? इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए बाढ़ के कारण मिट्टी के बने घर जो होते हैं या फिर कमजोर नींव वाले, यानी कि देखिएगा शहरों में आज के समय में हम देख रहे हैं या आप भी देखते होंगे, इस चीज़ को आप एक तरह से गौर कीजिएगा कि लोग बड़े-बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन उसका जो नींव है ना, यानी कि जो उसका धरातल है, जो कि उसकी पृथ्वी पर जो उसकी नींव पड़ती है सबसे पहली, तो वो जो है ना बहुत कमज़ोर है, वो बहुत ठोस नहीं है और उसपे लोग घर बना दे रहे हैं और घर बनाने की वजह से क्या हो रहा है कि वो तो घर तो बना दे रहे हैं और बहुत मंजिला बना रहे हैं, बहुत बड़ा-बड़ा बना रहे हैं और जब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है या फिर कभी भूकंप आता है, तो ये सभी मंजिल जो है ना, वो एकदम डायरेक्ट आप देखिएगा पलट जाएगा, उलट जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी आप देखिएगा कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जान-माल की क्षति होती है, ठीक है? तो बाढ़ की स्थिति जब आती है, तब देखिए मिट्टी का घर हो या बहुत बड़ा बड़ा मंजिल है और जिसका नींव बढ़िया नहीं है, कमज़ोर है, वो घर भी उलट जाता है और उसमें रहने वाले लोग की भी इस तरह से डेथ हो सकती है, ठीक है? उसके बाद देखिए, बाढ़ के कारण माल माल का मतलब होता है ना कि जान-माल, सामान, उसके बाद सामग्री, ये सब की बहुत क्षति होती है। जैसे कि आप देखिएगा बाढ़ आता है ना, तो आप देखिए पशु वगैरह जो है ना, वो बह जाते हैं बाढ़ के पानी के साथ। तो ये सभी दिक्कतें होती हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इससे फसलों की क्षति होती है। जैसे कि बाढ़ जिस इलाके में आता है, उस अगर इलाके में अगर देखिए फसल लगा हो, कहीं गेहूँ, चावल, जौ, गन्ना कुछ भी लगा हो ना, तो वो जो बाढ़ की पानी होती है ना, उससे क्या होता है वो फसल पूरा का पूरा एकदम उसको एकदम तबाह कर देता है, ठीक है? तो इससे फसल भी उसके खराब हो जाते हैं, ठीक है? कहीं-कहीं तो पके हुए जो धान होती है ना, पका हुआ जो होता है, जो कि अब कटने वाला होता है, उसमें अगर पानी बहुत ज़्यादा आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो वह भी धान बहुत बर्बाद हो जाता है, ठीक है? तो ये सबको भी ध्यान में रखिएगा इसके प्रभाव में। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन आप कर लीजिएगा, शायद हम नहीं लिख पाए, उसको लिख लीजिएगा। बाढ़ के कारण क्या होता है, बहुत तरह की बीमारियाँ भी जन्म ले लेती हैं। जैसे कि आपको ध्यान में रखना कि मलेरिया है, डेंगू है, फिर टाइफाइड है, ये सब बीमारियाँ नई-नई जो बीमारियाँ हैं, ये सब भी जन्म लेती है। चूँकि आप जानते हैं बाढ़ का पानी जब खत्म हो जाता है या बाढ़ जब उतर जाता है, तो इससे क्या होता है कि जो-जो वहाँ की गंदगी है ना, वो सड़ने लगता है। जब सड़ने लगेगा तो वहाँ पे क्या होगा, मच्छर वगैरह सब पैदा होंगे और वो जो मच्छर पैदा होगा, वही तो डेंगू और टाइफाइड और मलेरिया का रूप ले लेता है बाद में। ठीक है? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है? स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव थे, ठीक है? अब देखिए बाढ़ से बचने के भी कुछ-कुछ उपाय होंगे, यानी फ्लड से कैसे बचा जाए, यानी उसके निवारण के उपाय को भी आपको समझना होगा, यानी निवारण कैसे किया जाए उसका, तो उसको देखिए, जल प्रबंधन और जल निकासी प्रणाली का सुधार करके। पहला बात ये ध्यान में रखना होगा कि जल प्रबंधन, यानी जल प्रबंधन का मतलब होता है ना कि जलों का अच्छे से प्रबंधन करके और जल निकासी यानी कि जो नाला वगैरह है उसको साफ-सुथरा रखिए ताकि जब भी बारिश हो तो उससे पानी जो है आसानी से जा सके, यानी आर-पार हो सके, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जाम जब नहीं रहेगा नाली वगैरह, तो इससे क्या होगा कि कितना भी बारिश हो जाए तो पानी एक जगह से दूसरी जगह निकलने का उसका साधन रहेगा, तो इससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। पहला वजह तो यही है, यानी उपाय यही करना चाहिए। तो इसमें देख लीजिए बेहतर जल निकासी प्रणाली और जलाशयों का निर्माण करके पानी के बहाव को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि जलाशय का मतलब हो गया तालाब है, कुंड है, जलकुंड जिसको बोलते हैं, ये सब का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसमें कि पानी को स्टोरेज किया जा सके। यानी बहुत ज़्यादा बारिश हुआ तो इन तालाबों या इन जलकुंडों में पानी जो है ना वो स्टोर हो जाए और स्टोर होने के बाद क्या है इससे जो है जितना भी और जो पानी हो इसमें यानी ओवरफ्लो जो हो वो बहुत ज्यादा ना हो जिससे कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न ना हो, ये ध्यान में रखना होगा। उसके बाद देखिए वृक्षारोपण और वनों की सुरक्षा से भी इसको रोका जा सकता है, यानी बाढ़ से बचने का दूसरा उपाय है कि वृक्षारोपण यानी नए नए वृक्ष को लगाइए, यानी वृक्षों को अगर काटते हैं तो उसकी जगह पे नया वृक्ष भी लगा दीजिए। और क्या है वनों की सुरक्षा कीजिए, यानी वनों को मतलब जैसे-तैसे मतलब जो काटा जा रहा है आज के समय में, उस तरह ना काटा जाए, यानी कि उसको ज़रूरत के हिसाब से ही काटा जाए, ठीक है? तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद देखिए बाँधों और तटबंधों का निर्माण करके, तो बाँध का मतलब तो आप जान ही रहे हैं कि बाँध बनाइएगा तो पानी उसमें स्टोर होगा और तटबंध का मतलब होता है ना जैसे कि मान लीजिए ये नदी है आपका, तो नदी के किनारे में मोटी-मोटी पुल जैसी
चादरें बिछा दे या फिर यूँ कहें तो मिट्टी का बहुत बड़ा-बड़ा जो है तटबंध बना दिया जाए दोनों तरफ। तो इससे क्या होगा ना कि ये जो तटबंध बना रहेगा अगर ऊँचा रहेगा तो पानी का फ्लो जो है नीचे से निकलता रहेगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। यानी उससे उस मतलब तटबंध से ऊपर नहीं जाएगा, अगर जाता भी है तटबंध से ऊपर तो बहुत ज़्यादा क्षति नहीं होगी, ठीक है? तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? जैसे कि आप पटना देखिएगा, पटना में आप जब पटना गंगा देखिएगा तो आप देखिएगा उसके एक तरफ देखिएगा ना पूरा तटबंध बना हुआ है, ठीक है? तो यानी कि बारिश जितना भी हो जाए पटना में, अगर बहुत ज़्यादा हो तो दिक्कतें हो सकती है, अन्यथा आप देखिएगा एक तरफ तो मतलब उसका पानी का फ्लो नहीं आता है, जो शहर जिधर है और उसके दूसरी तरफ वो एकदम बहते रहता है, ठीक है? उसको भी ध्यान में रखना होगा। उसके बाद देखिए जल भराव क्षेत्र की पहचान और नियोजन करके, यानी कि जहाँ पे आपको पता चले, यानी कि सरकार को तो पता हो ही जाती है 1 साल, 2 साल, 3 साल, जहाँ पे रेगुलर बाढ़ आ रही है, वहाँ पे अगर मान लीजिए वहाँ पे बहुत अच्छी भूमि नहीं है, यानी कि बहुत गड्ढा वाला भूमि है, यानी कि वहाँ पे बहुत डेप्थ तक गहराई है, तो उस भूमि का एक तरह से सरकार को पहचान करना चाहिए और उसके ऊपर कुछ निराकरण का काम करना चाहिए। जल का जो प्रभाव है, यानी कि नदियों का जो प्रवाह है, उसको बदल देना चाहिए ताकि उन क्षेत्रों में जल जो है ना जाए और उससे जो है उस भूमि की रक्षा हो सके, ठीक है? इसका भी ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? उसके बाद और देख लीजिए, चेतावनी प्रणाली का विकास करके, यानी कि लोगों को जागरूक करके, जब बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न आए हो, तो लोगों को जागरूक करना चाहिए कि भाई देखिए आपकी तरफ बाढ़ आने वाला है, आप जागरूक रहिए, आपके साथ कुछ गलत ना हो, ये चीज़ भी लोगों को अवेयर करते रहना चाहिए सरकार के द्वारा। केवल आप देखिएगा अभी बिहार में क्या होता है कि बाढ़ आता है तो चूड़ा और गुड़ यही सरकार बाँटती रहती है। चूड़ा और मिठाई बाँट रही है और उसी में बस खुश है कि हम तो बाढ़ से निपट लिए। लेकिन सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए ना, क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इसका। हर साल कोसी वाले बेल्ट में बिहार में बाढ़ आता है, लोग परेशान होते हैं और सरकार बस मिठाई और चूड़ा बाँट के खुश हो जाती है। तो ऐसे में सरकार को अवेयर होना होगा कि जहाँ पे दिक्कतें हैं, उनसे छुटकारा दिलाना होगा लोगों को ताकि जो आम जनजीवन है उसको ज़्यादा दिक्कतें ना हो, ठीक है? इसका भी सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए आपातकालीन प्रबंधन करके, जैसे कि स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर आपात योजनाओं को तैयार करना चाहिए ताकि बाढ़ से तत्काल राहत मिल सके, यानी छुटकारा मिल सके, ठीक है? विकसित सिंचाई योजना जो प्रणाली होती है, सिंचाई प्रणाली, उसको भी विकसित रूप से डेवलप करके ये बाढ़ से छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे कि आप सोचिए, कोसी वाली बेल्ट में कहीं भी ये मान लीजिए नदी है, इसमें बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? यहाँ से नहर निकाल देना चाहिए, यही नदी से, और इस नदी का से नहर निकाल कर इस नहर का यूज़ वहाँ करना चाहिए ना, यहाँ से इसको बड़ा करके उस क्षेत्र में इसको ले जाना चाहिए जहाँ पे बाढ़ की स्थिति ना हो, जहाँ पे सूखा की स्थिति हो, जहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होता है, जहाँ पे ज़्यादातर बाढ़ नहीं आता है, उन क्षेत्रों में इस नहरों का विकास करना चाहिए ताकि ये जो नदी का जल है, वहाँ पे चला जाए और वहाँ के लोग खेती कर सकें। तो ये भी काम सरकार को करना चाहिए इन क्षेत्रों के लिए, ठीक है? उसके बाद देखिए बाढ़ निवारण अभियान चलाकर, यानी कि बाढ़ से छुटकारा के लिए अभियान लोगों के साथ, यानी कि लोगों के बीच में चलाना चाहिए ताकि लोगों को ये पता चले कि भाई बाढ़ भी जो है एक आपदा है, इससे बचने का कौन-कौन सा उपाय है उसको अपनाना चाहिए, ठीक है? इन तमाम चीज़ों को करने के बाद ही बाढ़ से बचा जा सकता है और बाढ़ से हम लोगों को जो क्षति होती है उससे हम लोग मतलब एक तरह से कहिए तो निपट सकते हैं, ठीक है? तो इतना चीज़ था फ्लड को लेकर, इसको याद रखिएगा, इतना लिखना पड़ेगा आपको। जो भी क्वेश्चन पूछे आपसे, जो क्वेश्चन बनेगा ना वो आपको हम बताते चले, आपसे पूछ देगा बाढ़ के कारण और प्रभाव को लिखें, बाढ़ के कारण तथा प्रभाव को लिखें, ठीक है? इसका उत्तर आपको यही लिखना होगा जो अभी बताए। तो इसका उत्तर ज़रूर लिखिएगा, छोड़ के मत आइएगा, यहाँ से क्वेश्चन तो ज़रूर बनेगा, ये आप निश्चिंत रहिए। अब आ जाइए अगले टॉपिक को देख लेते हैं, भूकंप, जिसको अर्थक्वेक बोलते हैं, उसको देखते हैं। आखिर अर्थक्वेक है क्या? यानी भूकंप है क्या? भूकंप के कारण क्या है? इसके प्रभाव क्या है? और इससे बचने के कुछ उपाय हैं, तो उनको भी देखेंगे, साथ-साथ ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, ठीक है? तो ये सभी नेचुरल डिज़ास्टर के अंतर्गत आता है, जो कि हमने पहले भी बताया था और अब भी बता रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा कि कौन सा नेचुरल डिजास्टर है, कौन सा नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ठीक है? तो उसको ध्यान में रखना है आपको। तो देखिए, पृथ्वी की सतह पर अचानक हिलना या कंपन करना भूकंप कहलाता है, ठीक है? भूकंप वर्ष में किसी भी समय बिना किसी चेतावनी के अचानक आ सकता है और इसके कारण क्या होता है, भयंकर जान-माल की क्षति होती है। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ, इसी को बोलते हैं सिस्मोग्राफ, ठीक है? यानी आपसे पूछेगा भूकंप की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ में मापा जाता है। तो इसको रट लीजिएगा, इसको भूलिएगा नहीं और इसको याद भी आप किए होंगे। तो सीधा मतलब ये हो गया, भूकंप वो है, वो स्थिति है जब पृथ्वी के अंदर कंपन या हिलना,
या पृथ्वी जब हिलने लगती है ना, तो ऐसी स्थिति को भूकंप कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, आपको बताते हैं बच्चों, ये मान लीजिए प्लेट है, पृथ्वी कई एक प्लेटों से बना हुआ है, ठीक है। ये मान लीजिए प्लेट है, ये जो प्लेट है इधर, और मतलब मान लीजिए इसका इधर मतलब प्रवाह हो, और इस प्लेट का इधर प्रवाह हो, तो ये दोनों प्लेट जब आपस में टकराएगा तो क्या होगा, एक प्लेट नीचे की ओर धंस जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो मतलब जोर से कंपन होता है ना, यही भूकंप का रूप ले लेता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, और भूकंप की तीव्रता जितनी होगी उतना ही वो विनाशकारी होता है, यानी कि वो लोगों को प्रभावित कर देता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब देखिए इसके कारण को देख लीजिए। पहला है प्लेटों का खिसकना, वही अभी हम बताएं कि प्लेट जो हमारे पृथ्वी के अंदर है, प्लेट, ये जब एक दूसरे जगह से खिसकता है, यानी कि ये मान लीजिए प्लेट इधर गया और ये इधर आया, तो दोनों में क्या होगा, घर्षण होगा, टक्कर होगा, और टक्कर जब होगा तो यही भूकंप का रूप धारण कर लेता है। तो प्लेटों का खिसकना भी भूकंप का पहला कारण बन जाता है, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी कई प्लेटों से बनी हुई है, इन प्लेटों का गति जो है हर हमेशा होते रहता है। एक प्लेट दूसरे प्लेट से जब टकराती है तो ये भूकंप की स्थिति को उत्पन्न कर देती है, ठीक है। पहला कारण आप समझ गए। दूसरा देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट है। तो ज्वालामुखी विस्फोट क्या होता है, इसको समझिए पहले। ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से कभी-कभी देखिएगा जो मैग्मा है वो एकदम फाड़ के पृथ्वी के अंदर को एकदम छेद करते हुए बाहर निकल जाती है मैग्मा, और इससे इतनी तीव्र गति से झंझावत यानी हिलना, यानी पृथ्वी को ये हिला के रख देती है, और ऐसी स्थिति में भी भूकंप की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, यानी कि भूकंप जो है ज्वालामुखी के कारण भी उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ मानव जनित कारण भी है, जैसे भूकंप की स्थिति को उत्पन्न करने में खनन है, यानी कि पृथ्वी के नीचे जो है जैसे कि कोयला है, लोहा है, कोई भी अयस्क वगैरह है, उसको निकालने के लिए जो खनन किया जाता है, इसके वजह से भी कभी-कभी देखिएगा आप, खनन के कारण क्या होता है, बहुत से जगहों पर खनन बहुत ज्यादा होने के कारण आप देखिए झरिया और बोकारो वाला इलाका जो है झारखंड में, वहां पे बहुत ज्यादा खनन हो रहा है ना, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि वहां की पृथ्वी के नीचे का जो पार्ट है ना वो खाली हो जा रहा है, और इससे भी ये भी डर है कि कल को अगर भूकंप तीव्र गति से आए तो हो सकता है कि वो इलाका पूरा धंस जाएगा, ठीक है। तो ये भी दिक्कतें हैं। उसके बाद देखिए बांधों का निर्माण करना, यानी बांध का जो निर्माण हो रहा है, यह भी भूकंप का कारण बन जाता है, ठीक है। अब इसके प्रभाव को भी देख लीजिए। भूकंप के कारण क्या होता है, ऊंचे ऊंचे इमारत जो है ना, जिसकी नींव कमजोर होती है वो गिर जाता है, और गिर जाता है तो उसके अगल बगल में या उसके अंदर जो लोग रहते हैं वह भी उससे प्रभावित हो जाते हैं, यानी कि हो सकता है कभी कभी उनका जान बच जाए और कभी कभी तो उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये पहला कारण हो गया, यानी प्रभाव हो गया। भूकंप के कारण परिवहन और संचार सुविधाएं जो है वो ठप हो जाती है। मान लीजिए कहीं पे भूकंप आया और रेलवे कहीं पे रेल लाइन बिछा हुआ है, कहीं पे सड़क है, तो क्या होगा, भूकंप के कारण ये सड़क, ये रेल, सभी कुछ एकदम धराशायी हो जाएगा, मतलब कहिए तो कबड़ उबड़ जाएगा, उखड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो आने जाने का जो साधन है वो सभी प्रभावित हो जाएगा। उसके बाद देखिए घरेलू उपकरण जैसे कि विद्युत उपकरण है, फर्नीचर है, ये सब की भी बहुत ज्यादा क्षति होती है। ये सब नॉर्मल चीज है जो कि आप एक बार सोचिएगा तो भूकंप के बारे में ये सब लिख दीजिएगा। आपको पहले भी हम पढ़ाए थे और वही चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही है अब, ठीक है। अब देखिए अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक है इसी में, भूकंप के समय बरती जाने वाली सावधानियां, यानी भूकंप से बचने के कौन कौन से उपाय करने चाहिए हम लोग को, उसको अब देख लीजिए। भूकंप के समय हम लोगों को खुले स्थान में निकल जाना चाहिए, यानी कि भूकंप के समय ना कोई घर द्वार के बगल में नहीं रहना चाहिए, एकदम खाली स्थान चले जाइए, कोई पेड़ पौधा के निकट नहीं रहिए, ना ही बिजली के खंभे के निकट रहिए, यानी सबसे एकदम अलग मैदान वाला इलाका में चले जाइए और खाली जगह पे बैठ जाइए चुपचाप, ठीक है। उसके बाद देखिए इमारत, विशेषकर पुरानी इमारत और ऊंची इमारतों से दूर रहिए। उसके बाद देखिए भूकंप के समय मेज या पलंग के नीचे घुस जाइए। अगर आप कहीं नहीं जा सकते और भूकंप आ गया तेजी से, तो आप कुछ नहीं कीजिए, मेज मतलब होता है ना जो आपके घर में डेस्क है, टेबल है, उसके नीचे आप ढुक जाइए, यानी तो पलंग है, चौकी है, उसके नीचे बैठ जाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए भूकंप के समय शांति और धैर्य बनाकर रखें, और खिड़की, फर्नीचर और शीशे से दूर रहिए, क्योंकि खिड़की जो होता है, भूकंप अगर तेजी से आए तो खिड़की टूट सकता है, फर्नीचर अगर कोई है तो वह भी टूट सकता है, और शीशा अगर अगल बगल में है तो वह भी टूट के गिर सकता है, तो आपको वो क्षति पहुंचा सकता है। कहीं हो सकता है आपके सर पे गिर जाए या आपके कहीं भी शरीर के ऊपर गिर जाए, तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इन चीजों से बचना भी चाहिए। तो ये जो टॉपिक थे भूकंप और बाढ़, इसको हमने करा दिया है। अगले टॉपिक में एक टॉपिक यहाँ पे हम लोग करेंगे, और जो नेचुरल डिजास्टर है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उसमें आपको हम बता देंगे, चक्रवात को पढ़ लेंगे, और उसके साथ ही दूसरा टॉपिक भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्त यार में शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए आपके लिए अगर कोई मेहनत कर रहा है ना, तो बस आपको करना इतना ही है, अपने दोस्त यार में शेयर कर देना है, ठीक है। तो आप इतना काम कर दीजिए, बाकी काम हम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।